तो आ चुके एक्सरसाइज 3.4 के बेसिक की वीडियो में। तो ये जो एक्सरसाइज 3.4 है, इसमें हमारे दो तरह के कंसेप्ट यूज होंगे। कौन से? एक होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, और एक होगा हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पूरा ही लिख देते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। इस सॉल्यूशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सबको पता है। तो पहला है जनरल सॉल्यूशन, सेकंड है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इन दोनों के मतलब ये जो कंसेप्ट है हमारे, मैं सिर्फ 6 फॉर्मूले बताऊंगा जनरल सॉल्यूशन के, और जनरल सॉल्यूशन जिसको समझ में आ गया ना, उसको अपने आप ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज में मैं थोड़ा सा बेसिक और क्वेश्चन 1 बताऊंगा एक्सरसाइज 3.4 के। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं जनरल सॉल्यूशन के। मतलब कुल मिला के 4 से 5 फॉर्मूले हैं, तो उसमें मतलब 2 तरीके से हैं। पहला होगा हमारा जीरोज में, ठीक है। जीरोज में 3 फॉर्मूले हैं, और फिर नॉन जीरोज में 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। मतलब हम लोग जीरोज के जो जीरोज है, मतलब जैसे पहला फॉर्मूला है मैं बता देता हूं, और फिर इधर हम लोग करेंगे नॉन जीरोज की बात, ठीक है। तो जीरोज में पहला फॉर्मूला क्या है? इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, जीरोज का देख रहे हैं ना, तो मतलब इक्वल्स टू जीरो वाले फॉर्मूलेज अपन अभी पढ़ रहे हैं। तो अगर साइन थीटा इक्वल होता है जीरो के, तो हम सबको पता है साइन थीटा जीरो कब होता है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, तभी साइन थीटा 0 होता है। हमें इतना तो पता है साइन में, पर थीटा की वैल्यू 0 बहुत सारी जगह पे होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे एन पाई लिखा। और एन इज एन इंटीजर। यहाँ पे n क्या है? इंटीजर, जिसको हम z से डिनोट करते हैं। मतलब ये एक फॉर्मूला हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। मतलब n की वैल्यू अगर हम डालें इंटीजर डालिए हमने, -1 डाल लो, 0 डाल सकते हैं, पॉजिटिव की कोई भी पॉजिटिव का 1 डाल दिया, पॉजिटिव का 2 डाल दिया। n की वैल्यू जैसे जैसे डालते जाओगे, जैसे हमने 1 डाला, सोचो, चलो यही बता देते हैं, नॉन जीरो पीछे कर लेंगे, क्योंकि ये लाइन से पहला फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने n की वैल्यू ली 1 ले ली पॉजिटिव में, तो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई है। n की वैल्यू 1 डाली, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 1 इंटू पाई हो गया, तो मतलब थीटा इज इक्वल्स टू पाई आ गया। मतलब साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। समझ में आ रही है बात? मतलब n पाई से हमारा क्या निकलेगा कि साइन थीटा कहां कहां पे 0 होगा, ठीक है। हम लोग n की वैल्यू डालते जाएंगे, और जो जो आंसर आता जाएगा ना, वहां हमारा जो थीटा होगा वो 0 होगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो n बिलोंग्स टू इंटीजर है, मतलब हम लोग माइनस की वैल्यू भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने n ले लिया -1, तो थीटा इज इक्वल्स टू -1 इंटू में पाई हो गया, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू -पाई हो गया। मतलब माइनस के पाई पे भी जो साइन थीटा रहता है वो हमारा 0 होगा। जैसे साइन 0 हमारा 0 डिग्री पे होता है, वैसे ही माइनस का 180 डिग्री पे भी हमारा साइन 0 0 ही रहेगा। तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया। मतलब हमें इस चीज में याद क्या रखना है कि अगर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, तो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई वाला हमें एक फॉर्मूला लगाना है, बस। तो अब इसका सेकेंड वाला फॉर्मूला, इफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। भाई हमने साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 देख लिया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब सबको पता है कि कॉस थीटा 0 कब होता है? जब हमारा थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। भाई मैंने टेबल बताई थी यार बेसिक में, ऐसे क्या बातें कर रहे हो, है ना। मतलब कॉस थीटा हमारा 0 कब होता है? 90 डिग्री पे। हमें सिर्फ एक ही वैल्यू पता है कि कॉस थीटा सिर्फ 90 डिग्री पे 0 होता है, मतलब कॉस 90 0 होता है ना, ये सबको पता है। पर ये बहुत सारी जगह पे 0 होता है जो अपन को अभी तक नहीं पता। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है कि अगर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो, तो इसका फॉर्मूला आएगा कि थीटा, ठीक है, उसमें साइन में क्या था? थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई था। इसमें थीटा किसके इक्वल होगा? ब्रैकेट में 2n+1, ये अलग से ब्रैकेट में, इनटू में पाई/2। तो ये थीटा इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू क्या है? n इज एन इंटीजर, यहां भी ये क्या है? n इंटीजर है, ठीक है, z से डिनोट करते हैं जिसको हम। तो मतलब n की वैल्यू हम माइनस में भी डाल सकते हैं, 0 भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव भी डाल सकते हैं। तो n की वैल्यू हम जैसे जैसे रखते जाएंगे, और जो जो आंसर आता जाएगा ना, वहां पे cos थीटा 0 होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि cos 90 पे ही 0 हो, cos हर जगह पे 0 होगा जहां जहां अपना आंसर आता जाएगा। जैसे मैंने ले लिया n इज इक्वल्स टू 0 ले लिया, मान लो, क्योंकि मैं 0 भी ले सकता हूँ, इंटीजर में 0 भी आता है। तो मैंने क्या करा? थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1, ये ब्रैकेट में, इंटू पाई/2। n की वैल्यू 0 डाली, मतलब थीटा क्या आ गया? ये तो 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, बचा क्या? 1 इंटू में पाई/2, तो आंसर क्या आ गया? पाई/2। तो ये तो वही चीज आई, पाई/2 को हम 90 डिग्री बोलते हैं, तो मतलब यहाँ पे 0 होता है। अच्छा, अगर अपन ने n की वैल्यू पॉजिटिव डाली 1,
तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 इंटू में π/2 हमारे पास फॉर्मूला है। थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 हो गया 2 प्लस 1 का +1 इंटू में π/2, इन दोनों को प्लस करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू ये हो गया 3 इंटू में π/2, मतलब ये हो गया 3π/2। तो मतलब कॉस में 3π/2 भी हमारा 0 ही होगा। और 3π/2 क्या होता है, 3 इंटू 180/2, ये हो गया 90, 90, 80, 90, 27, मतलब कॉस 270 डिग्री हमारा 0 होगा। जैसे कॉस 90 डिग्री 0 है इक्वल, और वैसे ही कॉस 270 डिग्री भी 0 होगा। मतलब ऐसे ही हम लोग जैसे जैसे n की वैल्यू जैसे -1 डाल लो तो जो भी आंसर आएगा वहां पे हमारा कॉस 0 होगा। तो ये हमें फॉर्मूला लर्न करना है कि अगर कॉस थीटा हमारा इक्वल है 0 के तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब बात आती है tan की, मतलब तीसरे की, कि इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, साइन थीटा वाला सेम टू सेम फॉर्मूला लग जाएगा कि अगर tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 है तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। सिंपल सा वही साइन थीटा वाला है, मतलब साइन थीटा जब इक्वल 0 हो तो भी थीटा इज इक्वल्स टू n पाई वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो तो भी थीटा इज इक्वल्स टू n पाई वाला फॉर्मूला लगेगा। n इधर भी क्या है, इंटीजर, मतलब माइनस भी, पॉजिटिव भी और 0 भी। और हाँ, सबको पता है कि हम n इज एन इंटीजर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n बिलोंग्स टू z, ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि z को क्या बोलते हैं, इंटीजर, तो मतलब n बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, बिलोंग्स टू का साइन। ठीक है, तो अब ये तीनों फॉर्मूले तो हो गए हमारे जीरोस के। अब देखते हैं नॉन जीरोस में 3 फॉर्मूले। ठीक है, तो पहला क्या है, अगर हमारा, मतलब ऐसे ही लिख लेते हैं, इफ साइन थीटा इक्वल हो, वो 0 था मतलब इक्वल में 0 था, ये नॉन 0 है मतलब इक्वल में कुछ वैल्यू आनी चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा ले लो। ठीक है, कोई चीज को अल्फा ले लो, मतलब कुछ भी आ जाए, अल्फा की जगह पे कुछ भी डाल सकते हैं हम। तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ आ जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन फॉर्मूला क्या लगेगा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस में माइनस का 1 ब्रैकेट, इसकी पावर n इंटू में अल्फा, ये हमारा लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, इसको भी लर्न करना है। चलो इसकी टेंशन मत लो, आप तो जीरोस लर्न कर लो कि भाई जीरोस में क्या होता है हमारा, साइन थीटा जब इक्वल हो 0 के तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई वाला फॉर्मूला लगेगा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो तो हमारा फॉर्मूला लगेगा 2n+1 इंटू में π/2। जब वापस tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो तो सेम साइन वाला लगेगा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। ये 3 तो हमें लर्न करने हैं और हो भी जाएंगे, बहुत छोटे छोटे से हैं। अगर हम नॉन जीरोस वाले फॉर्मूले 3 नहीं लर्न कर पा रहे हैं, क्योंकि उनमें क्या था, साइन कॉस tan, इसमें भी पहले साइन फिर कॉस फिर tan, तीनों फॉर्मूले यही चीज है, तो ये अलग फॉर्मूले हैं। अगर ये 3 फॉर्मूले किसी से लर्न नहीं होते हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे बहुत आसानी से लर्न होते जाएंगे। तो हमें साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा दे रखा हो तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस का 1 की पावर n इंटू में अल्फा, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ भी n क्या है, इंटीजर ही है। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम कि n क्या है, इंटीजर है। अल्फा की जगह पे हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा का। अगर हमारे पास आ जाए कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू, अल्फा की कोई भी वैल्यू हो सकती है, √3 हो गई, √2 हो गई, 1/√2 हो गई, 1/√3 हो गई, या फिर √3/2 हो गई, कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो जो भी हो इधर, मतलब इज इक्वल्स टू में 0 नहीं होना चाहिए। 0 तो अलग वैल्यू हो गई, 0 डिग्री हो गई, इज इक्वल्स टू में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हमने जीरोस वाले फॉर्मूले में देखे थे, तो नॉन जीरोस में इक्वल में 0 नहीं होगा, कुछ वैल्यू होगी। ठीक है ना, 5π/2, 6π/2, 7π/2, मतलब कुछ भी वैल्यू हो पर 0 नहीं हो। तो ये अगर cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा हो तब हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देन थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई। ठीक है ना, इनको लर्न करने की कोशिश मतलब करना, एक बार बस देख लो कि भाई हाँ भाई अगर ऐसा कुछ आ गया तो हमें ऐसा कुछ लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे ना वैसे वैसे समझते जाओगे। तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और साथ में माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों है, प्लस भी है माइनस भी है, मतलब एक बार हम लोग प्लस की वैल्यू ले लेंगे और एक बार माइनस की वैल्यू ले लेंगे, और इनटू में अल्फा, मतलब इनटू तो क्या, प्लस माइनस अल्फा। तो ये चीज हो गई, यहाँ भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये वाला लर्न कर लेना अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो तो। थर्ड हमारा आता है इफ साइन हो गया, cos हो गया, tan बचा, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा हो तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। काम खत्म, सिर्फ इतना सा फॉर्मूला है। इधर भी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये जो मैंने अभी 6 फॉर्मूले बताए,
ठीक है, 3 जीरोस के और 3 नॉन जीरोस के, ये तीनों भी हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे 6 फॉर्मूले। अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये जो 6 फॉर्मूले थे ना, मतलब ये सारे जनरल सॉल्यूशन के थे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने अभी नहीं बताया। तो अब पहले हम क्वेश्चन करेंगे 1 एक्सरसाइज 3.4 का, उसमें ही मैं चलते चलते आपको मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी समझाता जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकाल के देना है, जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब हमें क्वेश्चन 1 में 4 और क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। मैं इस वीडियो में 1 ही बताऊंगा। तो हमें दे क्या रखा है, 1 10x इज इक्वल्स टू √3। तो मैंने सोचा भाई सबसे पहले तो हम 10x इज इक्वल्स टू √3 को ले लेते हैं। मैंने कहा अब 10 में √3 की वैल्यू, मतलब 10 में किस में √3 की वैल्यू आती है, तो सबसे पहले तो 10 में आती है नहीं आती ये देखना है, क्योंकि इधर 10 चल रहा है ना, तो इधर भी 10 आना चाहिए। तो मैंने कहा 10x तो रहेगा ही, इक्वल में 10 √3 मैं इधर लिख लेता हूं, क्योंकि आती है 10 में √3 की वैल्यू आती है, 1060 होता है √3। तो अब बताओ ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा। मैंने क्या कहा था, अल्फा की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, √3 √2 या फिर √3/2 कुछ भी आ सकती है। तो मैंने कहा ये फॉर्मूला बन गया 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा का। तो जब भी हमारा ऐसा कुछ आ जाए तो फॉर्मूला मैंने बताया था कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। मतलब हमारा इधर फॉर्मूला लग रहा है कौन सा वाला, 10x इक्वल्स टू 10 अल्फा। ठीक है, और जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमारा थीटा क्या होगा, n पाई प्लस अल्फा। तो ये चीज मैं इधर पुट कर दूंगा। अल्फा की वैल्यू मैंने बताया था चेंज होती रहती है, तो 10 अल्फा मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ क्या है, √3। तो मैंने अल्फा इज इक्वल्स टू यहाँ लिख लिया √3। अब मैं इस वैल्यू को, मतलब इस थीटा को इधर लिख लेता हूं, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। अब इस अल्फे को यहाँ पे उतार दो, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है, √3। और यहीं पे हमारा जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, GS जनरल सॉल्यूशन। तो ये जनरल सॉल्यूशन बहुत ही आसान है निकालना। अब आती है बात हमारी किसकी, अब देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला, थीटा। थीटा पर यहाँ पे क्या है, 10x है, हमारा वहां क्या होता था 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा। तो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा हो वो लेके चला करो। फॉर्मूले में चलो मान लिया कि फॉर्मूले में आगे थीटा है, पर यहाँ पे थीटा लिखा है ना, तो अब यहाँ पे x लिख दो कि हमारा x आया है, क्योंकि हमें पहले फॉर्मूले में मैंने बताया था कि 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा होगा, 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा हो तो थीटा की जगह पे x डाल दो। तो ये हमारा आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालें, क्योंकि इसने क्या कहा, जनरल भी निकालना है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालना है। तो यहां तक तो हमारा गया जनरल सॉल्यूशन। मैंने क्या बताया था कि जनरल सॉल्यूशन के आंसर से ही हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलेगा। पर ये कैसे पता चलेगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता क्या है, तो सबसे पहले ये समझो। तो मैं इसके नीचे बताऊंगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग क्या है, क्वेश्चन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है, मतलब ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, यहाँ पे हम लोग आंसर में प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। समझा मैं नीचे देता हूं अलग से। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है और ये हमें पता नहीं है कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से लेकर 360 डिग्री के अंदर अंदर में होगा। अब ये क्या है, मतलब भाई 360 डिग्री सबको पता है कि एक सर्कल जब हम घूमते हैं तो ये 360 डिग्री होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में अगर ऐसी कोई वैल्यू आ जाती है, जैसे 3π/2 हो गई, 5π/2 हो गई, तो इनको हमें सॉल्व करके आंसर निकालना है। और जो भी आंसर हमें 360 डिग्री से कम होगा वही आंसर को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन में इंक्लूड करेंगे। जैसे ही वो 360 डिग्री भी इंक्लूड नहीं है, 360 डिग्री इंक्लूड नहीं है, 359 डिग्री मान लो, 0 से लेकर 359 डिग्री तक होगा हमारा, 360 भी इंक्लूड नहीं होगा। इसके अंदर अंदर हमारा होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन का आंसर। जैसे देखो जनरल में क्या होता था हमारा, जैसे जनरल में हमने कुछ ले लिया, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई/3 मान लो, क्योंकि ऊपर वाले ले लेते हैं पाई/3, क्योंकि देखो पाई/3 की वैल्यू मुझे पता है 180, तो 360 मतलब आ गया आंसर 60 डिग्री। ठीक है, 180 की जगह पे मतलब पाई की वैल्यू हमने 180 डाली, अपॉन में 3 है ही सही, तो ये कटा 60 टाइम्स। तो पाई/3 की मुझे वैल्यू पता थी, इसलिए मैंने अल्फे को पाई/3 ले लिया। तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन में करते क्या थे, एन की वैल्यू कुछ भी डाल दो, मैंने ले ली एन की वैल्यू 7 ले ली मान लो, या फिर एन की वैल्यू चलो 6 ले ली। ठीक है, आसान ले लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू 6 डाली, 6 इंटू में पाई हो गया ये 6 पाई प्लस पाई/3। अब मैंने पाई/3 को 60 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये भी पाई में है ना, तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा एलसीएम आ गया 3, ये हो गया 6 3 जा 18 पाई प्लस का 1 पाई, तो ये क्या हो गया अपॉन में 3 है इसी, 18 पाई और 1 पाई हो गया 19 पाई/3। तो ये अपना 19 इंटू 180,
19 इंटू 180 अपॉन में 3 कर लिया, ये कटा 60 टाइम, तो 19 इंटू 60 इनको इंटू करो तो आंसर क्या आया 1140। अब ये आंसर क्या 360 डिग्री से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। मतलब हम लोग जनरल सॉल्यूशन में बिल्कुल माइंड नहीं करते कि हमें कहां तक लेना है, 360 से बड़ा आ रहा है नहीं आ रहा, 360 से छोटा ही आना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमें सिर्फ 360 डिग्री से छोटा ही लेना है। अगर यही चीज हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन में करते ना तो ये हमारा आंसर गलत हो जाता, क्योंकि ये 360 डिग्री से बड़ा है। और जैसे हमने 1 ले लिया होता, 2 ले लिया होता एन की वैल्यू, और तब आंसर 360 डिग्री से मान लो 240 डिग्री आ रहा होता, तो वो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में इंक्लूड होता। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो और अच्छे से समझते हैं। भाई देखो, ये बात तो क्लियर है कि हमारा ये जो मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ये 0 से 360 डिग्री के अंदर अंदर घूमेगा। मतलब जो भी आंसर आएगा 360 डिग्री से कम आना चाहिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। जैसे ऊपर हमने अभी 10x निकाला, मतलब जनरल सॉल्यूशन निकाला, तो हमारा आंसर कहीं तक भी आ सकता है। हम एन की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, आंसर जो भी आएगा हमें जनरल सॉल्यूशन में इंक्लूड करना पड़ेगा। पर अब क्या होगा, जैसे क्वेश्चन ही कर लेते हैं, चलो आधे बच्चों को समझ नहीं आएगा। तो हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन करा, अभी मैंने क्या बताया कि 0 से लेकर 360 डिग्री के अंदर अंदर होना चाहिए। तो होगा क्या क्वेश्चन में, मतलब अब इस चीज को भूल जाओ, इस चीज को भूल जाओ। अब ये याद रखो कि क्वेश्चन में हमने जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया, अब हम निकालने जा रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन से निकालने से पहले हम लोग जो जनरल सॉल्यूशन का आंसर होता है ना उसको लिख लेते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस √3। ये मैंने यहां लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें n की वैल्यू डालता जाऊंगा, ठीक है, और आंसर आता जाएगा, मुझे पता है। पर जहां पे आंसर हमारा 360 डिग्री से बड़ा आ गया ना उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे मैंने चलो n की वैल्यू ले ली, एक तो 0 ले ली, 1 ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली। इन चारों को n की वैल्यू में पुट करके मैं आंसर निकाल के देखता हूं क्या 360 डिग्री से छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले n इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, चलो ठीक है। x इज इक्वल टू एन पाई प्लस √3 है, एन की जगह पे 0 डाला, मतलब अल्फा है ना, यहाँ पे अल्फा ले लो या फिर √3 भी ले सकते हैं हम लोग। मतलब हमने क्या करा, ये 10√3 को क्या हमने सॉल्व नहीं करा, सॉल्व कर सकते हो, इससे उलझ जाओगे, इसलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है 10√3, 10 में √3 कब बाहर आता है 1060 पे, मतलब 1060 की वैल्यू हमारी होती है √3, ठीक है। तो हम लोग √3 की जगह पे यहाँ लिख लेते हैं 1060 डिग्री, यहाँ पे 10x हमारे पास है ही सही। और 1060 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या कहते हैं, π/3। तो हम लोग अल्फा यहाँ पे π/3 लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग √3 को हटा देते हैं, अल्फा की वैल्यू हम लोग π/3 लेके चलते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया π/3, ठीक है। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस π/3। समझ में आ रही है बात। 10x इज इक्वल टू 10√3 था, 10x का 10x यहीं रखा, इक्वल का इक्वल, 10√3 कब आता है हमारा 1060 पे। 1060 को हम रेडियन में बोलते हैं π/3, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 डाली अपॉन में 3 है सही, तो ये करता है 60 डिग्री टाइम्स, ठीक है ना। तो ये 60 को डिग्री में बोलते हैं और रेडियन में π/3 बोलते हैं। तो हमें हमेशा ही क्वेश्चन में जो जनरल सॉल्यूशन आता है उसका अल्फा रेडियन में ही रखना है, डिग्री में रखना नहीं है। तो हमने रेडियन में कर लिया π/3, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ गई π/3, ठीक है, अल्फा, और यहाँ पे 60 को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, अल्फा की वैल्यू आ गई π/3। तो यहाँ पे हमारे पास मतलब फॉर्मूला था ही सही कि थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा है, अल्फा की जगह पे π/3 डाल के हमने जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया। जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जनरल सॉल्यूशन का आंसर था वैसा का वैसा हमें यहाँ पे रखना है, और n की वैल्यू 0 1 2 3, मतलब जहां तक हमारा 360 डिग्री के अंदर अंदर में आंसर आता है वहां तक हमें लाना है। तो x की वैल्यू, अब देखो हमने पहले लिया n की वैल्यू हमने ली पहले 0, तो यहाँ पे क्या है हमारा अल्फा π/3 है। तो n की वैल्यू मैं इधर 0 डाल लूंगा, तो x इज इक्वल टू 0 इंटू पाई प्लस π/3, तो इधर आ जाएगा 0 इंटू पाई, तो 0 हो गया, मतलब x की वैल्यू आ गई π/3। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये होता है 180/3 और ये कटा 60 डिग्री, तो x की वैल्यू 60 डिग्री आई। अब मैंने कहा ये 360 डिग्री से कम होता है या ज्यादा होता है, 360 डिग्री से कम होता है, मतलब ये वाला आंसर हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में इंक्लूड होगा। अब मैं डालता हूं n इज इक्वल टू 1, तो इसी चीज में x इज इक्वल टू एन पाई प्लस π/3, यहाँ मैंने डाला 1, तो x इज इक्वल टू 1 इंटू पाई प्लस π/3, 1 इंटू पाई हो गया पाई, मतलब x इज इक्वल टू पाई प्लस π/3। यहाँ पे हमने ले लिया एलसीएम, तो x इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 3 इंटू पाई हो गया 3 पाई प्लस 1 पाई, x इज इक्वल टू 4 π/3। इसको अब हमने 180 डाल के पुट करा, तो आंसर क्या आया 4 इंटू 180 अपॉन में 3, ये कटा 60 टाइम्स, तो हमारा क्या आ गया 240।
ये भी हमारा 360 डिग्री से कम होता है, मतलब ये भी हमारा इंक्लूड होगा। अब अगर मैंने n इज इक्वल्स टू 2 डाला तो x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 3 होता है। x इज इक्वल्स टू 2 पाई हो गया, ये n इंटू पाई है ना, मतलब 2 इंटू पाई प्लस पाई बाय 3 है ही सही। तो अब हमने एलसीएम लिया तो x इज इक्वल्स टू, ये हो गया एलसीएम आ गया 3, 3 इंटू 2 मतलब हो गया 6 पाई प्लस एक और पाई। ठीक है, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 7 पाई बाय 3, और 7 पाई बाय 3 को हमने सॉल्व करा, मतलब 7 इंटू 180 अपॉन में 3 करा तो ये कटा 60, 7 6 42, ये हो गया 420। अब बताओ कि इसकी वैल्यू आई 420। हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में होता क्या है कि 360 डिग्री से कम की वैल्यू आनी चाहिए। तो कौन सी दिखी मेरे को, 60 दिखी और 240 दिखी। भाई 420 तो 360 से बड़ा होता है, तो मैंने मतलब हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन का आंसर क्या आ जाएगा, एक तो ये वाला 60 डिग्री, मतलब हम लोग रेडियन में ही आंसर लिखेंगे, तो एक आंसर क्या आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन का, पाई बाय 3, पाई बाय 3। ठीक है, हमने 60 को मतलब पाई बाय 3 को ही तो 60 में कन्वर्ट करा है। हमने 60 में कन्वर्ट यूं करा क्योंकि हमें चेक करना था कि ये 360 डिग्री से कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये होगा क्योंकि ये 60 है और 360 डिग्री से कम होता है, तो ये एक तो ये आ गया। और दूसरा मैंने ये देखा 4 पाई बाय 3, क्योंकि ये 240 डिग्री है, ये भी 360 डिग्री से कम है, तो ये आ गया 4 पाई बाय 3। अगर ये हमारा 360 डिग्री से कम आता तो इसको भी हमने इंक्लूड कर लेते, पर ये 420 है मतलब 360 डिग्री से बड़ा है, इसलिए हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। और इतना सा ही हमारा ये जो आंसर है ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मैं एक और बार ढंग से समझा देता हूं। हमें क्वेश्चन में बोला क्या था, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने निकाला सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन, तो जो हमें दे रखा है वो लिखो। 10x इज इक्वल्स टू, मैंने देखा √3 10 में कब आता है, 10 60 बार आता है। ठीक है, 10 60 को मैंने करा रेडियन में कन्वर्ट, तो रेडियन में होता है पाई बाय 3, तो 10x इज इक्वल्स टू 10 पाई बाय 3 हो गया ये। तो अल्फा क्या आ गया हमारा, पाई बाय 3। मैंने एक फॉर्मूला बताया 10x इज इक्वल्स टू 10 अल्फा, तो अल्फा हो गया हमारा पाई बाय 3। और जब ऐसी सिचुएशन हो कि 10x इज इक्वल्स टू 10 अल्फा, तो हमारा फॉर्मूला लगता है थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा का। अल्फा की वैल्यू पाई बाय 3 है ही सही, तो यहां से आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। और हमारा होता क्वेश्चन में थीटा है तो हम थीटा लगाएंगे, हमें क्वेश्चन में इधर x दे रखा है तो हमने x लगाया। जैसे ही जनरल सॉल्यूशन आ गया, अब निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें पुट करना है जनरल सॉल्यूशन का आंसर। ठीक है, यहाँ पे पाई बाय 3 है, ये पाई बाय 3 है। ठीक है, हमने अल्फा मतलब सेम टू सेम यही हमें पुट करना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमें 0 1 2 3 मतलब 4 5 कुछ भी डाल सकते हो। डालने के बाद हमें सिर्फ वही डिजिट लेनी है जो 360 डिग्री से कम आ रही हो। ठीक है, तो हमने 0 डाला एक बार तो आंसर आया 60 डिग्री, 1 डाला तो आंसर आया 240 डिग्री, 2 डाला तो आ गया 420। अब मैंने कहा 420 बड़ा होता है 360 डिग्री से, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको हमने काट दिया। बचा क्या, 0 और 1 पे। और 0 पे हमारा क्या आया था, रेडियन में लेंगे, 60 डिग्री नहीं लेंगे, रेडियन में लेंगे। रेडियन में क्या है, पाई बाय 3, तो इसको इंक्लूड कर दिया। और इधर क्या है, 4 पाई बाय 3, इसको इंक्लूड कर दिया। और ये हमारा आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो मतलब जनरल सॉल्यूशन ये आ गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये आ गया, और यही दोनों हमें निकालने थे। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन 2 देखना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहीं पे हमारा एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 1 खत्म होता है।